हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है पोस्ट मास्टेक्टमी केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी ताकि आपको एक ही बार में सारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मास्टेक्टमी केयर पोस्ट मास्टेक्टमी केयर के अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है कि जो मास्टेक्टमी होती है यानी कि रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, उसके बाद में हमें पेशेंट की क्या क्या केयर करनी है। ठीक है, मास्टेक्टमी क्या होता है? मास्टेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें फीमेल ब्रेस्ट को जो है रिमूव कर दिया जाता है ड्यू टू कंडीशन, मतलब किसी डिसीज़ के कारण। मोस्टली जो है ये तब किया जाता है जब किसी फीमेल को कैंसर हो जाए, और कैंसर को मैलिग्नेंट होने से बचाने के लिए फीमेल का ब्रेस्ट जो है रिमूव किया जाता है ताकि कैंसर ज़्यादा और ना स्प्रेड हो सके। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मास्टेक्टॉमी इज़ द सर्जरी टू रिमूव वन और बोथ ब्रेस्ट्स यूजुअली डन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। मास्टेक्टमी क्या है? एक सर्जरी होती है जो जिसमें क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है एक या फिर दोनों ब्रेस्ट को फीमेल के, और ये किस कंडीशन में किया जाता है? यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में जो है ये किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस सर्जरी द पेशेंट नीड्स फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और इस सर्जरी के बाद में जो फीमेल पेशेंट होती है उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की। तो हमें पोस्ट मास्टेक्टमी केयर में जो है पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करवानी होती है। ठीक है, ताकि उनकी जो हीलिंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। ठीक है, अब हम देखेंगे गोल्स ऑफ पोस्ट मास्टेक्टमी केयर। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि हमें पता है सर्जरी के बाद में जो है इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पस वगैरह बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें मास्टेक्टमी केयर हम क्यों करते हैं? ताकि पेशेंट को आफ्टर सर्जरी कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई ब्लीडिंग ना रहे। ये साथ ही साथ जो ब्रेस्ट का रिमूवल होता है उसके साथ लिम्फ नोड्स को भी रिमूव किया जाता है, तो वहाँ पर जो है लिम्फ एडिमा ना हो, इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? पोस्ट मास्टेक्टमी केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और सेकंड पर्पस है इसका प्रमोट वाउंड हीलिंग, मतलब जो वाउंड है उसको हील करने के लिए जैसे सर्जिकल प्रोसीजर की गई है उस एरिया को हील करने के लिए। ठीक है, मेंटेन आर्म मूवमेंट ऑन द ऑपरेटेड साइड, और जो ऑपरेटेड साइड है उसकी जो वहाँ पर जो उसकी आर्म है उसका प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो सके, इसीलिए की जाती है। ठीक है, पेन को रिड्यूस करने के लिए। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड बॉडी इमेज काउंसलिंग, और बॉडी इमेज काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है पोस्ट मास्टेक्टमी केयर पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, और पेशेंट को पोस्ट मास्टेक्टमी केयर के अंदर ये बताया जाता है कि आपको यहाँ इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में घर पर जाकर अपनी केयर कैसे कैसे करनी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गोल्स। अब हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे, नर्सिंग केयर आफ्टर मास्टेक्टमी की हमें क्या क्या नर्सिंग केयर देनी है पेशेंट को, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हमें जैसे ही पेशेंट जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहा है उसके बाद पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करनी है। देखो, जो पेशेंट जो है सर्जरी के बाद बाहर आता है तो उस टाइम क्या होता है? पेशेंट एनेस्थीसिया से निकल ही रही होती है, तो नर्स की फर्स्ट ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट प्रॉपर तरीके से ब्रीथ कर रही है कि नहीं कर रही है ये देखना, साथ ही साथ ब्रीथिंग स्मूथ है या नहीं, और वाइटल साइन पेशेंट के स्टेबल है या नहीं, ये तीन चीज़ें देखना पेशेंट नर्स की सबसे फर्स्ट ड्यूटी होती है। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल पोस्टिंग वगैरह पे गए होंगे, तुमने देखा होगा कोई पेशेंट ओटी से आया तो फट से उसका जो वाइटल साइन है वो नर्स चेक करती है, ओटी में भी चेक करती है, और अगर ओटी से पेशेंट रेफर होकर वार्ड में आ रहा है तो भी नर्स वहाँ पे जल्दी से उसका वाइटल साइन चेक करती है कि भाई पेशेंट को हैंड ओवर लिया, तो उस टाइम उनके वाइटल्स क्या आते, सारी चीज़ें चेक करती है। ठीक है, और ताकि जो नर्स है वो प्रॉपर तरीके से केयर स्टार्ट कर सके। ठीक है, अब मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग, चेक पेशेंट ब्रीथिंग एंड हेल्प हर टू डू डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग टू कीप लंग्स क्लियर। उसके बाद जो नर्स है जैसे
पेशेंट बाहर आया, उसके बाद जो नर्स है वो चेक करेगी कि ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वाइटल्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, सभी कर लिया। उसके बाद नर्स जो है पेशेंट को, तो पेशेंट थोड़ा एनेस्थीसिया से बाहर आएगा तो फिर उसके बाद में पेशेंट को कहेगी कि आप डीप ब्रीथ लीजिए, और अगर कोई सिक्रेशन वगैरह हो तो वो हटाए, वो मतलब निकाल दीजिए। और मतलब अगर खांसी आ रही हो तो खांस लीजिए, क्योंकि अगर पेशेंट जो है ऑपरेशन में रहता है, मतलब जिस पेशेंट की सर्जरी हुई हुई होती है, तो जो है उसके लंग्स में थोड़े से जो है उनके जो लंग है थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। अगर पेशेंट डीप ब्रीथिंग नहीं करेगी तो लंग में म्यूकस जमा हो सकती है। इसीलिए हम पेशेंट को जो है डीप ब्रीथिंग सिखाते हैं कि गहरी सांस ले, 2 से 3 सेकंड तक होल्ड कर रखे और धीरे धीरे से छोड़े। इससे लंग क्या होंगे, ओपन होंगे और निमोनिया का रिस्क वगैरह जो है कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कफिंग एक्सरसाइज कराएंगे ताकि म्यूकस क्लियर हो जाए। और ये क्यों कराएंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, इसीलिए हम पेशेंट को जो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज वगैरह सिखाएंगे। ठीक है, रेगुलरली चेक बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर टू डिटेक्ट एंड अर्ली कॉम्प्लिकेशन। और हमें जो है पेशेंट के बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर रेगुलर जो है चेक करते रहना है, क्योंकि हाई पल्स रेट और लो बीपी अगर हुआ तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें कंटिन्यू जो है उसके बीपी और वाइटल्स चेक करते रहना है। अगर टेम्परेचर हाई है, फीवर है, इसका मतलब कि इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर पेशेंट जो है फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है तो इसका मतलब कि उसे पेन या फिर डिस्ट्रेस हो सकता है। तो नर्स को जो है हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना है और साथ ही चेंजेस को भी नोटिस करते हुए जाना है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा ऑब्जर्व द वाउंड ड्रेसिंग डेली फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग, रेडनेस और फॉल स्मेल। मतलब नर्सेज को ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो पेशेंट की ड्रेसिंग है, यानी कि जो वो सर्जिकल साइट है वहाँ पर ड्रेसिंग हुई है तो वहाँ के वाउंड में ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, या फिर वहाँ के आसपास के एरिया में इन्फ्लामेशन वगैरह तो नहीं आई है, रेडनेस तो नहीं है, वहाँ से स्मेल तो नहीं आ रही है। सारी चीज़ें चेक करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी नर्सेज को चेक करते रहना है। ठीक है, measure the drain output every day and keep the drain clean and sterile to prevent infection। और जो ड्रेन निकलता है, मतलब अगर ड्रेन है इफ़ प्रेजेंट, तो ड्रेन का जो अमाउंट है वो भी हमें डेली नोट करना है कि आज पेशेंट का कितना ड्रेन निकला, कल कितना ड्रेन निकला था, क्योंकि हमें ये अथॉरिटीज़ को या फिर जो हमारे फिजिशियंस होते हैं उन्हें देना होता है। तो हमें जो है ड्रेन का आउटपुट वगैरह भी चेक करते रहना है, और साथ ही साथ जो वो ड्रेन है उसे, ड्रेन का जो एरिया है उसे क्लीन और स्टेराइल रखना है ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा आर्म केयर या फिर लिम्फ एडिमा प्रिवेंशन। लिम्फ एडिमा से प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, कीपिंग द आर्म राइज्ड रिड्यूस स्वेलिंग एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। मतलब हम जो पेशेंट है उसके आर्म को जो है थोड़ा ऊपर करते हुए रखने का कहेंगे, ताकि उससे स्वेलिंग भी कम होगी और ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी पेशेंट का ब्रेस्ट रिमूव होता है तो साथ में क्या होता है, लिम्फ नोड्स भी रिमूव हो जाता है। इसकी वजह से लिम्फ एडिमा या फिर आर्म स्वेलिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि ऑपरेटेड वाला जो एरिया है, आर्म एरिया, उसे एलिवेट रखे, जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाएगी। ठीक है, और पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि अवॉइड टेकिंग बीपी, मतलब हम लोग ये अवॉइड करेंगे कि उस साइड से हमें कोई भी ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं लेना है, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना है, और आईवी वगैरह भी उस आर्म साइड नहीं लगाना है, ताकि आर्म में कोई भी स्वेलिंग वगैरह ना हो और लिम्फ एडिमा के चांसेस ना हो। ठीक है, स्टार्ट जेंटल एक्सरसाइज, सिंपल हैंड, एल्बो एंड शोल्डर मूवमेंट्स प्रिवेंट स्टीफनेस एंड इम्प्रूव मोबिलिटी। और धीरे धीरे जो है जेंटल एक्सरसाइजेस शुरू कर देंगे एल्बो से, शोल्डर के पास से, ताकि जो है मूवमेंट प्रॉपर हो और कोई भी स्टीफनेस ना रह सके। ठीक है, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, और हैवी लिफ्टिंग को भी अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वाउंड एंड स्किन केयर। कीप
इंसिजन्स क्लीन एंड ड्राई। हम जो भी इंसिजन्स है यानी कि जो कट वट लगाए हैं सर्जरी के वाले एरिया में उसे हमेशा क्लीन और ड्राई रखेंगे, ठीक है। लुक फॉर रेडनेस, फीवर, पेन और पस, दिस इंडिकेट इन्फेक्शन। और अगर पेशेंट का जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे हमेशा हमें देखते रहना है कि रेडनेस तो नहीं है, पेन तो नहीं हो रहा है, पस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस चीज़ को इंडिकेट करती है, इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर वो जो है बदल तो नहीं रहा है, उसे फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा है, हमें ये सारी चीज़ें चेक करते रहनी है, ठीक है। टीच पेशेंट अबाउट वाउंड केयर एंड हाउ टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट द वाउंड एट होम। और पेशेंट को हमें ये भी समझाना है कि आपको जो है घर पे जाकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद वाउंड की केयर कैसे करनी है और घर पे जो है इसे चीज़ों से कैसे बचाना है और घर पे आपको कैसे कैसे स्टेराइल तरीका मेंटेन करके जो है वाउंड की केयर करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड इनकरेज एक्सप्रेशन। मतलब हमें पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो अपनी ये जो भी मन की बात है उसे एक्सप्रेस करे ताकि वो उसकी जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो। और बॉडी इमेज से रिलेटेड हमें पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। पेशेंट को हमें जो है हाई प्रोटीन डाइट देनी है ताकि ये जो है वाउंड हीलिंग इंप्रूव हो सके, जल्दी से पेशेंट की बॉडी जो है हील कर सके, ठीक है। एडिक्वेट हाइड्रेशन और ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड सपोर्ट रिकवरी एंड ओवरऑल हेल्थ। पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि आप जो है प्रॉपर अमाउंट में पानी पिए और साथ ही साथ फ्लूइड और सारे सप्लीमेंट्स लें ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो और ओवरऑल हेल्थ भी जो है वो इम्प्रूव हो सके। अगला पॉइंट आता है हमारा एक्टिविटी एंड मोबिलिटी। पेशेंट को हमें इंकरेज करना है कि वो चले घूमे फिरे ताकि बॉडी में जो है सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और ब्लड क्लॉट्स वगैरह ना बने और उनकी जो रिकवरी है वो अच्छे से हो सके। इंकरेज हर टू वॉक अर्ली टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट एंड इम्प्रूव रिकवरी। अवॉइड स्लीपिंग और ऑन ऑपरेटेड साइड, दिस प्रिवेंट्स प्रेशर एंड डिसकम्फर्ट ऑन द सर्जिकल वाउंड। और पेशेंट को जो है हमें इनकरेज करना है कि वो जो है जिस वाले साइड से ऑपरेशन हुआ है उस साइड वाले साइड पर ना सोए या फिर ना लेटे ताकि वहाँ पर कोई भी जो है बर्डन ना आए और वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा जिससे कि वो सर्जिकल वाउंड और ज़्यादा अच्छे से ठीक हो जाएगा, ठीक है। अवॉइड ड्राइविंग और हैवी वर्क। और पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि आप ड्राइविंग ना करें और कोई भी हैवी वर्क जो है ना करें, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा होम केयर टीचिंग। अब पेशेंट को हमें होम केयर के लिए भी बस समझाना है कि आपको घर पे आपके जो वाउंड है उसकी केयर कैसे करनी है, ठीक है। टीच द पेशेंट हाउ टू एम्प्टी एंड मेजर द ड्रेन सेफली एट होम। पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि आपको जो ड्रेन वहाँ से हो रहा है उसको कैसे क्लीन करना है और उसको कैसे मेज़र करके ये जो है नोट आउट करना है, ठीक है। अवॉइड टाइट क्लॉथ्स। पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि आप जब तक कि आपका जो वाउंड है वो पूरा हील नहीं हो जाता तब तक आप लोग टाइट क्लॉथ जो है अवॉइड करिए क्योंकि इससे जो है डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप द आर्म फ्लेक्सिबल एंड प्रिवेंट स्टीफनेस। पेशेंट को हमें जो है एडवाइस करना है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आपका जो आर्म है वो फ्लेक्सिबल रहे और स्टीफनेस जैसी कोई भी कंडीशन क्रिएट ना हो, ठीक है। रेगुलर फॉलोअप के लिए हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे। रिपोर्ट फीवर, सडन स्वेलिंग, रेडनेस और इंक्रीज पेन इमीडिएटली। और पेशेंट को हमें इंकरेज करना है कि आपको कोई भी पेन वगैरह हो रहा है या फिर रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, फीवर वगैरह आ रहा है तो जल्दी से आपको इन्फॉर्म करना है क्योंकि ये सारे साइन किसके होते हैं, इन्फेक्शन के होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द आर्म फ्रॉम कट्स, बर्न और इंजरीज। और आर्म को और जो सर्जिकल साइट है उसे प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करना है कि वहाँ पर कोई भी इंजरी ना हो सके, ठीक है। मेंटेन गुड हाइजीन एंड कीप ड्रेसिंग ड्राई एंड क्लीन। और हमें जो है पेशेंट की हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखनी है और पेशेंट का जो सर्जिकल एरिया है उसे हमेशा ड्राई और क्लीन रखना है। ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को बताना है, साथ ही साथ अटेंडर को भी बताना है, ठीक है। कंटिन्यू फिजियोथेरेपी एंड शोल्डर एक्सरसाइज डेली। और पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि आप फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू रखें और शोल्डर एक्सरसाइज भी डेली करें ताकि आपका जो मोमेंट है वो इम्प्रूव होगा और स्टीफनेस जैसी या फिर ब्लड क्लॉट्स जैसी कंडीशन नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा पोस्ट मास्टेक्टमी केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।